नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ। 14 लाख अंत्योदय और बीपीएल परिवार को मिलेगा लाभ। 8 रुपए किलो के हिसाब से हर महीने मिलेगा 1 किलो आयोडीन नमक। फिर सवालों के घेरे में दून स्मार्ट सिटी का कार्य। विपक्षी दल कांग्रेस ने उठाए सवाल। स्मार्ट सिटी कार्यों की सीबीआई जांच की मांग। लोहाघाट के राजकीय प्राथमिक स्कूल का हाल बदहाल। जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर नौनिहाल। बरसात में टपक रही छत, दीवारों पर भी पड़ी दरार। और उत्तराखंड में बारिश के लिहाज से 48 घंटे भारी। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। पहाड़ों पर सफर करने से बचे यात्री। नदी नालों से भी दूर रहने की सलाह। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करते हैं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 14 लाख अंत्योदय और बीपीएल परिवारों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत हर महीने 8 रुपए के हिसाब से 1 किलो आयोडीन नमक दिया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि राज्य के हर गरीब परिवार का उत्थान हो। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए सरकार नई स्कीम ला रही है। एक कदम और आगे बढ़ाते हुए गरीबी और महंगाई से राहत देने के उद्देश्य से आज मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के जो हमारे समस्त अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवार योजना के जो राशन कार्ड धारक परिवारों को जो सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के माध्यम से हर कार्ड में प्रति माह आयोडाइड नमक सस्ती दरों पर वितरित किया जाएगा। की बार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना की शुरुआत कर दी है। और इस नमक पोषण योजना का तात्पर्य यही है कि नमक केवल स्वाद बढ़ाने का काम नहीं करेगा, अभी तो उनका पोषण करने का काम करेगा। यानी कि उनको अब पूरी तरीके से आयोडाइज नमक मिलेगा। निश्चित रूप से ये गरीब परिवार जो कि मार्केट में यहाँ नमक 1 किलो नमक उनको 30 रुपये में मिलता था, अब न्यूनतम दरों में 8 रुपये में जो है पर कार्ड जो है हमारे कार्ड धारकों को प्राप्त होगा। तो ये एक बहुत सस्ते दर में पोषण युक्त नमक उनको मिलने जा रहा है। उत्तराखंड के सरकारी चिकित्सालयों में अब मरीजों को ओपीडी और आईपीडी रजिस्ट्रेशन के लिए कम शुल्क देना होगा। यही नहीं, एम्बुलेंस और बेड चार्ज भी कम देना होगा। बता दें कि प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। जल्द ही राज्य के सरकारी चिकित्सालयों में नए नियम लागू हो जाएंगे। इसके बाद आम जनता को इसका लाभ मिलेगा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सरकार की प्राथमिकता स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वास्थ्य में बेहतर कार्य करना है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य के साथ ही केंद्रीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर करने पर भी मरीजों को रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना पड़ेगा। राज्य के सरकारी अस्पतालों में पंजीकरण शुल्क में हुई कटौती के फैसले पर सीएम धामी ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करना है ताकि आमजन को इसका लाभ मिल सके। एक तो हमारा स्वास्थ्य और चिकित्सा का क्षेत्र है, दूसरा शिक्षा का क्षेत्र है। इन दोनों ही क्षेत्रों में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिले। दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा और चिकित्सा दोनों मिले, आसानी से मिले, उनको परेशान न होना पड़े, उनको बहुत सरल और आसानी से मिल जाए, कम फीस में मिल जाए। तो उसी के लिए हमने निर्णय लिए हैं और आगे भी हम इस प्रकार की योजना लगातार करते रहेंगे जिससे कि आम जनता को लाभ हो। वहीं उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की। तो वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार का पूरा सहयोग राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर है। उन्होंने बताया कि खेल विभाग ने राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। मंत्री रेखा आर्य के मुताबिक अक्टूबर या नवंबर महीने में राष्ट्रीय खेलों को आयोजित किया जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय खेलों के आयोजन का जो हमको मेजबानी मिली है, उत्तराखंड को मिली है, वह अपने आप में बहुत गर्व की बात है। और इसी के निमित्त जो है मैं केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी से हमने मुलाकात करी थी, जिसमें उनसे एक ही निवेदन करा था कि हमें
आयोजन करने के लिए जिस प्रकार से राज्य सरकार ने अपने कार्य कर लिए हैं, उसको देखते हुए शीघ्र जो है आयोग को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे कि महीना और तिथि जो है वो डिक्लेयर हो सके और सरकार और तत्परता के साथ काम कर सके। तो केंद्रीय मंत्री जी ने उस पर सहमति व्यक्त करी है और मुझे लगता है कि अक्टूबर और नवंबर माह के मध्य में जो है 38वें राष्ट्रीय खेल जो है यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। दून स्मार्ट सिटी का कार्य पहले से ही सवालों के घेरे में है। करोड़ों खर्च के बाद भी समय पर कार्य पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में विपक्ष ने घोटाले की बात उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है, जिस पर सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। फिर सवालों के घेरे में दून स्मार्ट सिटी का कार्य, विपक्ष ने उठाए सवाल। स्मार्ट सिटी कार्यों की सीबीआई जांच की मांग। देहरादून स्मार्ट सिटी के कामों पर यूं तो विवाद होना कोई नई बात नहीं है और सत्ताधारी दल के विधायकों से लेकर सरकार में मंत्री तक भी कामों पर नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। उधर विपक्ष भी स्मार्ट सिटी के कामों में बड़े घोटाले होने की बात कहता रहा है। एक बार फिर कांग्रेस के नेता सूर्यकांत धस्माना ने स्मार्ट सिटी के काम में बड़ी गड़बड़ी होने की बात कहते हुए इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग कर दी है। खास बात यह है कि हाल ही में स्मार्ट सिटी के कार्यकाल को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया था, जबकि इससे पहले भी समय समय पर इसके कार्यकाल को बढ़ाया जाता रहा है। आप बार बार उसका समय बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपने स्मार्ट सिटी में स्मार्ट करा क्या? क्या स्मार्ट आपने किया? ड्रेनेज प्लान देहरादून के अंदर एक जल निकासी के लिए ड्रेनेज प्लान को सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, तो क्या स्मार्ट सिटी आपने बनाई है? उसकी हालत आप देख रहे हैं। इसलिए मैंने मांग करी है कि हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी अगर हालत बद से बदतर हो गए हैं, अगर जल भराव शहर के अंदर हो रहा है, अगर शहर की सड़कें आज भी उसी खस्ता हालत में हैं, तो सरकार बतावे कि ये पैसा गया कहाँ। इसलिए मैंने सीबीआई जांच की मांग करी है। बता दें कि देहरादून स्मार्ट सिटी का काम 2017 में शुरू हुआ था और 2021 तक इसे पूरा होना था, लेकिन लगातार इसके विवादों में आने और निर्माण एजेंसियों की धीमी गति के कारण अब तक भी इसके काम पूरे नहीं हो पाए। बड़ी बात यह है कि एक तरफ काम में हिला हवाली के आरोप लगते रहे, तो दूसरी तरफ घोटाले के भी गंभीर आरोप स्मार्ट सिटी के कार्यों को कटघरे में खड़ा करता है। हालांकि स्मार्ट सिटी देहरादून की सीईओ सोनिका का कहना है कि स्मार्ट सिटी का अधिकतर कार्य पूरा हो चुका है और महज कुछ काम बाकी है। मोर और लेस हमारे सारे काम कंप्लीट हैं। एक पेयजल निगम का जो मोथरो वाला साइड में हमारा सीवर लाइन डल रही है वो, और एक हमारी ग्रीन बिल्डिंग है जो कि जिनका काम गतिमान है। उसके अलावा हमारे सारे काम कंप्लीट है। स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर हैरानी की बात यह है कि विपक्षी दल तो इस मामले को उठाता ही रहा है, साथ ही सत्ताधारी दल भी कामों पर सवाल खड़े करता रहा है। बड़ी बात यह है कि सत्ताधारी दल के विधायक ने ही केंद्र के शहरी विकास मंत्रालय को इस पर शिकायत लिखी थी ताकि इसमें हुए कार्यों की जांच की जा सके। उत्तराखंड में शिक्षा में सुधार और स्कूल भवनों के हाल को लेकर खूब दावे किए जाते हैं, लेकिन ये दावे महज कागज तक ही सिमट जाते हैं, क्योंकि असल हकीकत कुछ और ही नजर आती है। और इस रिपोर्ट में हम आपको बदहाल स्कूल की तस्वीर दिखाने वाले हैं, जो कि शिक्षा विभाग के लापरवाह अधिकारियों की पोल खोल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बदहाल स्कूल की तस्वीर देखिए जर्जर स्कूल का हाल। भवन की दीवारों पर दरार, स्कूल की छत में 2 फाड़। भले ही शिक्षा में सुधार, भवनों के सुधरे हाल के लाख दावे किए जाते हों, लेकिन असल हकीकत इससे कोसों दूर है। ये तस्वीर देखिए, चंपावत जिले के लोहाघाट का ये स्कूल है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय कनेड़ी का भवन जर्जर हालत में है। जहाँ तक आप नजर घुमाएंगे, आपको स्कूल के भवनों में दरार वहाँ तक नजर आ जाएगी। स्कूल के भवन का हाल ऐसा है कि नौनिहालों और अध्यापकों को डर सताने लगा है। इसे शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही ही कहेंगे कि जर्जर स्कूल में नौनिहाल पढ़ने को मजबूर हैं। बरसात में भवन की छत लगातार टपक रही है। भवन की दीवारों पर जगह जगह बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। बरसात के मौसम में नौनिहाल भारी खतरे के बीच टपकती हुई छत के नीचे बैठने को मजबूर हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा मामले का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। इस मामले को लेकर विद्यालय के एसएमसी अध्यक्ष त्रिलोचन पांडे का कहना है कि ये भवन साल 2004 में बना था। उन्होंने शिक्षा विभाग से जल्द स्कूल के भवन की मरम्मत कराने की मांग की है। 2024 में मात्र 20 वर्ष में ही है गिरने के कगार पे पहुंच चुकी है।
और इसका कोई सुधारीकरण का अभी कोई मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। और बच्चे इसमें अध्ययनरत हैं, रोज़ बच्चे आते हैं, मौसम की स्थिति बहुत ख़राब है और बच्चे और टीचर जो भी हैं उनके लिए कभी भी खतरा हो सकता है। मेरी प्रशासन और शिक्षा विभाग से यही अनुरोध है कि बच्चों के लिए उचित व्यवस्था की जाए जिससे बच्चे सुरक्षित रहें। स्कूल की टपकती छत, दीवारों पर पड़ी दरारें ये बताने के लिए काफी है कि शिक्षा विभाग का इस तरफ कोई ध्यान नहीं। हाल ऐसा हो चुका है कि अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरने लगे हैं, क्योंकि जर्जर स्कूल में कब क्या हादसा हो जाए कोई नहीं जानता। जरूरत है कि शिक्षा विभाग समय रहते इस ओर ध्यान दे और जल्द से जल्द स्कूल के भवन को ठीक किया जाए ताकि नौनिहालों का भविष्य अधर में न रहे। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा में हो रहे उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने जीत के लिए पूरी ताकत लगा दी है। बीते दिन मंगलौर सीट पर कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने प्रचार प्रसार किया। अब कहा जा रहा है कि पार्टी के दिग्गज नेता भी स्टार प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की गई है उसके मुताबिक पार्टी के दिग्गज नेता उत्तराखंड आएंगे। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादास जोशी ने बताया कि जल्द ही सचिन पायलट के साथ ही सहारनपुर सांसद इमरान मसूद भी काजी निजामुद्दीन के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे। निश्चित रूप से अभी भी सचिन पायलट जी का कार्यक्रम जैसे ही हमको प्राप्त होता है हम उसको सार्वजनिक भी करेंगे। और मौसम का साथ न देना भी एक बड़ी बात हो रही है, क्योंकि हाई अलर्ट है, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इसलिए भी बड़े नेताओं का कार्यक्रम बारिश की वजह से, भारी बारिश की वजह से भी थोड़ा बहुत व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। लेकिन कोशिश है कि राजेश पायलट जी को 1 या 2 मीटिंग मंगलौर या बद्रीनाथ में कराई जाएगी। वहीं मंगलौर के टांडा भनेड़ा गांव में कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजीत रावत ने कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के लिए डोर टू डोर प्रचार प्रसार किया। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा। वहीं कांग्रेसियों ने कहा कि भाजपा धन बल पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस जनता के बीच जाकर समर्थन जुटा रही है। आशीर्वाद मांग रहे हैं और काफ़ी समर्थन भी मिल रहा है। और काजी जी जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व है, पढ़े लिखे हैं, उसी तरीके से उनका व्यवहार भी है, बहुत ही साधारण हैं और झुक के अपने बड़ों से आशीर्वाद ले रहे हैं, छोटे भाइयों से गले मिल के आशीर्वाद ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चुनाव हो रहा है। मैं कहना चाहूँगा भारत निर्वाचन आयोग जो है इस समय वो एक कठपुतली बन करके रह गया है। जिस तरह से कल मुख्यमंत्री ने चुनावी सभा में घोषणाएं की हैं जो वो कर नहीं सकते, वो आचार संहिता का उल्लंघन है। पूरे हाईवे पर सरकारी बिजली के खंभों पे जिस तरह से कटआउट लगाए गए सारे नेताओं के, वो जो है आचार संहिता के खिलाफ है। बात अब मौसम की कर लेती हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। जानकारी के मुताबिक राज्य में 7 जुलाई को भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक कुमाऊं मंडल में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि गढ़वाल मंडल में भी भारी बारिश के आसार देखने को मिल सकते हैं। बता दें कि पहाड़ पर बारिश की वजह से जो सड़कें हैं वो बंद हैं। पहाड़ों पर भूस्खलन के चलते कई सड़कें बाधित हैं। ऐसे में लोगों से पहाड़ों पर सफर न करने की अपील की जा रही है। तो अगर मैं बात करूं बारिश की, तो ज़्यादातर जगहों में आज और कल जो है बारिश वो मिलने वाली, हल्की से मध्यम। लेकिन जो हैवी रेन्स है, वेरी हैवी रेन्स है या एक्सट्रीमली हैवी रेन्स है, उसकी बहुत अच्छी संभावना है कुमाऊं रीजन में या उससे लगे गढ़वाल के जो डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं उनमें वो रहेगी। तो अगर मैं 6 तारीख के लिए बात करूँ तो रेड वार्निंग हमने जो है पूरे कुमाऊं के जो डिस्ट्रिक्ट उनमें रखी गई है, और साथ ही जो गढ़वाल के जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि पौड़ी और चमोली है, इसमें भी रखी गई। तो आप इनमें देखेंगे 6 तारीख में कुछ जगहों में जो भारी या बहुत भारी वर्षा है वो देखने को मिलेगी, और जो अत्यंत भारी वर्षा वो भी कहीं कहीं पर इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपको देखने को मिलेगी 6 तारीख को। कुमाऊं रीजन में बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और ऐसे में प्रशासन भी सावधानी बरत रहा है। कुमाऊं में भारी बारिश के चलते बंद हुई सड़कों को खोलने की कवायद जारी है। अल्मोड़ा एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि जिले के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ ही फायर स्टेशन अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा थाना चौकियों में आपदा संबंधित टूल भी तैयार किए गए हैं। अलर्ट भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एरिया में आ रखा है, जिसको लेके मेरे द्वारा ये जो संबंधित जितने थाने हैं, फायर स्टेशन है, इवन जो एसडीआर को उनको अलर्ट रखा गया है, और किसी भी परिस्थिति में तैयार रहने के लिए साथ में जितने उपकरण हैं उनको ठीक अवस्था में रखने के लिए पूर्ण रूप से सबको निर्देशित भी कर दिया गया है।
उधर चंपावत जिले में भी लगातार हो रही बारिश के चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मानसून सीजन में होने वाली संभावित आपदाओं को निपटने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। एसपी अजय गणपति ने बताया कि क्यूआर टीम जो है वो बनाई गई है डेंजर जोन को। इसके अलावा डेंजर जोन को चिन्हित किया गया है। साथ ही थाना और चौकी प्रभारी भी एक्टिव मोड पर है। वहीं क्विक रिस्पांस टीम भी हरकत में है। हमारे सारे थानों में क्यूआरटीज बनी हुई है जो आपदा को रिस्पॉन्ड करती है। फायर स्टेशंस में फायर का जो स्टाफ है वो भी आपदा में ट्रेंड रहता है और एसडीआरएफ की 2 जगह पे टीमें हमारी मौजूद है। तैराकी की यूनिट भी पीएससी की हमारी नीचे बनबसा क्षेत्र में मौजूद रहती है। इसके बारे में सभी थानों को सख्त निर्देश दिए गए कि आपदा के बारे में या बरसात के मौसम में अगर कहीं पे मलबा आ रहा है या लैंडस्लाइड हो रहा है तो उसमें त्वरित कंट्रोल का अवगत कराते हुए ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस अगर कहीं पे लगाने पड़ते तो तुरंत लगा दिए जाए। मानसून की इस बारिश में एक बार फिर हल्द्वानी के कई हिस्सों में जलभराव देखने को मिला। बारिश के चलते शहर में मौजूद कलसिया और रक्सिया नाले पर भी भू कटाव हो रहा है। हालांकि प्रशासन मौजूदा हालातों को भांपते हुए अलर्ट मोड पर है। बता दें कि जिलाधिकारी के निर्देश पर नदी नालों के किनारे अतिक्रमण कर बसे परिवारों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिया गया है। कलसिया और रक्सिया के किनारे सरकार की भूमि पर नदी के और नाले के बहाव क्षेत्र में काफी अतिक्रमण करके आवासीय भवन लोगों ने बनाए हैं। पिछले दिनों इसके लिए एक जांच टीम बनाई गई थी। उस जांच टीम ने अपना सर्वे भी किया है। उप जिलाधिकारी हल्द्वानी को हमने इसमें अधिकृत किया है नोटिस इत्यादि की कार्रवाई पूर्ण करने के लिए। एसडीएम की ओर से इनको नोटिस दिया जाएगा और विधिवत सुनवाई करके हटाने की कार्रवाई करी जाएगी। उधर मानसून की तैयारी को लेकर कांग्रेस ने राजधानी देहरादून में प्रदर्शन किया। बता दें कि नाराज कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का घेराव कर सरकार को आड़े हाथ लिया। उधर प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेता लालचंद शर्मा ने कहा कि मानसून की शुरुआत में ही शहर भर में नालियां चौक हो गई। इस वजह से डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया। उन्होंने कहा कि विभाग गुजरे हुए सालों से भी सबक नहीं ले रहा है। मानसून आते ही नालों में जब भरेगा जल तो सब आप देखिएगा क्या स्थिति हुई है देहरादून के अंदर। जगह जगह नाले जो है उफान पे आ गए क्योंकि नाले बंद पड़े हैं। जो नाला गैंग लगातार एक सफाई करता था आज वो नाला गैंग इन्होंने प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया है। लेकिन जो लोग नाला सफाई कर रहे हैं वो है कहाँ ये समझ ही नहीं आ रहा। हमने इस बात को रखा है कि आखिर वो नाला गैंग सफाई वाला है कहाँ पे। नाले सारे बंद पड़े हुए हैं। स्ट्रीट लाइटें बिल्कुल जो है हालत ख़राब पड़ी है। टाइमर लगे नहीं है। टाइमर जब ख़राब है वो टाइमर चेंज नहीं किए जा रहे हैं। दून नगर निगम स्वच्छता समिति में वेतन के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ। जांच रिपोर्ट फिलहाल एक टेबल से दूसरे टेबल पर घूम रही है। इस मामले में एडवोकेट विकेश नेगी ने जब आरटीआई लगाई तो कई जानकारियां सामने आई है। रिपोर्ट देखिए। नगर निगम स्वच्छता समिति मामला, एक टेबल से दूसरे टेबल घूम रही रिपोर्ट। आरटीआई से हुए कई खुलासे। दून नगर निगम स्वच्छता समिति में करोड़ों के वेतन फर्जीवाड़ा मामले में फिलहाल रिपोर्ट एक टेबल से दूसरे टेबल घूमती दिख रही है। लेकिन इस मामले में आरटीआई के जरिए कई जानकारी सामने आई है। बता दें कि सीडीओ द्वारा की गई जांच रिपोर्ट में 99 सफाई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। लेकिन जांच रिपोर्ट में ये शामिल नहीं है कि कितने सफाई कर्मचारियों के पास पूरा वेतन जा रहा था और उनके द्वारा रखे कर्मचारियों को कितना वेतन दिया जा रहा था। साथ ही आरोप लगाया गया है कि जब 99 सफाई कर्मचारियों की सूची सामने आ चुकी है तो इनके खिलाफ अब तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया। मुख्य विकास अधिकारी झरना कामठान ने इस संबंध में डीएम को 3 मई 2024 को रिपोर्ट सौंपी। 5 पेज की इस रिपोर्ट में निगम की कार्यप्रणाली को लेकर भी संदेह जताया गया है कि 99 सफाई कर्मचारियों का सत्यापन नहीं किया गया और उनको भुगतान कैसे दे दिया गया। दरअसल आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी ने सूचना के अधिकार से ये रिपोर्ट मांगी। विकेश नेगी का कहना है कि स्वच्छता समिति में पार्षदों और निगम अधिकारियों के मिलीभगत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। 99 कर्मचारियों का गोलमाल रिपोर्ट में है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। जनता के पैसे की ये बंदरबाट है और साथ ही दूनवासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी। साथ ही कहा कि अब तक 99 सफाई कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ है। देखिए, जो अभी हमने इससे पहले जो लगाई थी उसमें लिस्ट आ गई थी और उसमें वित्तीय गड़बड़ी आ गई थी सारी। अब जब हमने उसके बाद जब प्रशासक बैठा उसमें तो डीएम साहब ने सीडीओ मैडम को इंक्वायरी के लिए कहा। उसमें इंक्वायरी जब सीडीओ मैडम ने इंक्वायरी करी 4 महीने बाद अपनी रिपोर्ट पेश करी डीएम साहब को। उस रिपोर्ट में कहीं भी प्रॉपर चीज़ें कहीं कुछ दे ही नहीं रखा कि गमन क्या है। उन्होंने खाली कहा कि हाँ गमन हुआ है। कहीं पर उन्होंने कहा 63 मेंबर हैं
कहीं उन्होंने कहा 99 है, कहीं पर उन्होंने ये कह दिया कि उस रिपोर्ट में कि ये 2003 में ऐसी समिति बनी थी और उसके आधार पे हमने ये करा, उसमें 275 रुपये मिलते थे और अब इनको 500 रुपये दिए जाए। पर गमन में कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या है, कुछ डिटेल उन्होंने कुछ खोला ही नहीं है। स्वच्छता समिति की जांच रिपोर्ट सीडीओ द्वारा जांच करने के बाद नगर आयुक्त के पास आ चुकी थी और नगर आयुक्त ने 4 बिंदुओं पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी से रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक रिपोर्ट नगर आयुक्त को नहीं मिली है और रिपोर्ट एक टेबल से दूसरी टेबल घूम रही है। वहीं नगर आयुक्त का कहना है कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई, जो कि जल्द ही आ जाएगी। देखिए, स्वच्छता समिति की जो आख्या मांगी गई थी हेल्थ सेक्शन से, उसमें एक अंतरिम आख्या हेल्थ सेक्शन के द्वारा भेजी गई थी। उसमें कुछ तथ्य पूरे नहीं थे, जिनके बिना जांच को निष्कर्ष पर पहुंचाना या कोई निर्णय लेना संभव नहीं था। इसके लिए हेल्थ सेक्शन को फिर से निर्देशित किया गया कि पूर्ण तथ्यों के साथ और पूर्ण डॉक्यूमेंट्स के साथ पुनः रिपोर्ट को प्रेषित करें, ताकि इस पर आगे कार्रवाई की जा सके। नगर निगम में स्वच्छता समिति में हुए वेतन गबन मामले में लंबा समय बीत चुका है, लेकिन अब तक सामने आए कर्मचारियों के खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई हुई है और ना ही किसी तरह की रिकवरी शुरू हुई, जो कई सवाल खड़े करता है। चंपावत में उत्तराखंड फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात की। इस मुलाकात में एसोसिएशन के सदस्यों ने सेवानिवृत्त और मृतक कर्मियों की पेंशन की बदहाली को लेकर चर्चा की। साथ ही उन्होंने देरी हो रही का मुद्दा भी उठाया। वहीं उन्होंने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में हुए चुनाव को लेकर शिक्षकों के साथ हुई एआरओ की बदसलूकी पर भी जाँच की मांग की है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेके चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ। 14 लाख अंत्योदय और बीपीएल परिवार को मिलेगा लाभ। 8 रुपए किलो के हिसाब से हर महीने मिलेगा 1 किलो आयोडीन नमक। फिर सवालों के घेरे में दून स्मार्ट सिटी का कार्य। विपक्षी दल कांग्रेस ने उठाए सवाल। स्मार्ट सिटी कार्यों की सीबीआई जांच की मांग। लोहाघाट के राजकीय प्राथमिक स्कूल का हाल बदहाल। जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर नौनिहाल। बरसात में टपक रही छत, दीवारों पर भी पड़ी दरार। और उत्तराखंड में बारिश के लिहाज से 48 घंटे भारी। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। पहाड़ों पर सफर करने से बचे यात्री। नदी नालों से भी दूर रहने की सलाह।